Sahil, am I Yes, sir. audible? Yeah, okay. So I would Yes, like to yes. welcome all of you in this session, Tamanna, Havi, and Navi. Okay. So आप लोगों ने आई थिंक आप तीनों लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एनीवन हु इज नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी? सब कंफर्टेबल है, राइट? ठीक है. तो आप लोगों ने शेड्यूल देखा होगा. शेड्यूल में वीक 1 का जो शेड्यूल था वहां पे पॉलिटी था. ठीक है. तो वो एक आइडियल शेड्यूल तैयार करा गया था. एंड उस शेड्यूल में ऐसा था कि पहले पॉलिटी कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे. बट द थिंग इज, अनलेस यू नो समथिंग अबाउट हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मॉडर्न, you will not be able to understand chapter number 1 and 2 of polity. दूसरी बात क्या है कि you will not be able to understand कि what is the meaning of constitution, what is this constitution, and basic जो terms है ना उनका meaning नहीं पता चलेगा. तो इसीलिए हम लोग करेंगे क्या कि we'll start with NCERT 8th and 12th old, not new one. Okay. थोड़ा टाइम लगेगा 8th क्लास को. एंड आई अज्यूम कि आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर रहे हो. थोड़ा बहुत यहाँ वहां कुछ ना कुछ किया है, राइट? अगर वो नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, वो आप हमें इन्फॉर्म कर देना. आपके जो मेंटर रहेंगे साहिल सर रहेंगे, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट. साहिल सर इज गोइंग टू बी योर मेंटर. कोई भी इशू आता है, कुछ भी रहेगा, एंड विल टॉक अबाउट दैट. तो हम लोग क्या करेंगे अभी, 8th की जो एनसीईआरटी है ओल्ड और 12th की जो एनसीईआरटी है न्यू, उससे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है. अब उसके बाद में करना क्या है इसमें? अब करना ये है कि जो 8th की एनसीईआरटी है इसको और 12th की एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम व्हेन वी विल रीड, फर्स्ट रीडिंग, सिर्फ नॉवेल की तरह पढ़ना है. जैसे नॉवेल्स होते हैं ना कि उसमें कोई करेक्टर होता है, कुछ ईयर्स रहती हैं, कुछ चीजें रहती हैं. नॉवेल की तरह इसलिए पढ़ना है, इसको सिलेबस की तरह नहीं पढ़ना है. नॉवेल की तरह पढ़ने से क्या होगा, यू विल गेट सम रफ आइडिया कि व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस. कुछ टर्म्स आएंगी, लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, है ना? तो ये शुरुआत में पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, लेकिन जब आप इसको नॉवेल की तरह पढ़ोगे एटलीस्ट यू विल हैविंग सम आइडिया कि अच्छा ये सब टर्म भी एग्जिस्ट करती हैं. बहुत ज्यादा मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद में तो फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सॉल्व. नो. द बेसिक एक्सपेक्टेशन विच आई एम हैविंग इन दिस वीक, 8th एनसीईआरटी हार्डली, अगर थोड़ा सही से पढ़ेंगे तो 8th एनसीईआरटी विल हार्डली टेक 2 days, हार्डली. एनीवन हु इज इन जॉब, एनी वर्किंग कैंडिडेट अमंग यू? एंड गाइज, ये जो कम्युनिकेशन है, नाउ यू आर नॉट जस्ट अटेंडिंग सम रैंडम सेशन ऑफ एसओएमपी, यू आर अटेंडिंग एज स्टूडेंट ऑफ एसओएमपी. तो बिल्कुल फील फ्री. ओके तमन्ना, यू आर वर्किंग. ठीक है, तो उसके बारे में विल टॉक. ठीक है. तो 2 दिन में 8th खत्म हो जाएगा. अब हमें क्या करना है कि जो 12th है, अब 8th में जो भी आप पढ़ेंगे, वट एवर यू आर गोइंग टू रीड, बहुत सारा कंटेंट 12th में रहेगा. बट 12th का जो कंटेंट है वो एनरिचिंग कंटेंट है. 12th इज मोर अबाउट ना कि जैसे 8th है, 8th इज मोर अबाउट फैक्ट्स. यहाँ बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे जो काम आते हैं एग्जाम में. लेकिन जो 12th है ये आपको मेंस में भी काम आता है, प्री में भी काम आता है. वहां कंसेप्ट भी मिलेंगे, वहां पे चीजों को पढ़ने में टाइम लगेगा. ठीक है. तो इस वीक में बहुत ज्यादा हम नहीं लेके चल रहे हैं. सिंपल सा आप लोगों का काम है, एनसीईआरटी 8th क्लास हिस्ट्री ओल्ड, अगर नहीं हो तो बता देना, विल शेयर द पीडीएफ. ठीक है. और 12th वाली पढ़नी है. जनरली लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम से चालू कर देते हैं. उनको पता ही नहीं चलता है कि कहानी क्या चल रही थी, कि बैकग्राउंड में क्या कहानी चल रही थी. और वो कहानी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री इज जस्ट लाइक ए स्टोरी. और जब आप इसको स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, विजुलाइज करोगे. ठीक है. अब आता है सर हाउ टू. 12th वाले न्यू एनसीईआरटीज हैं या नो नो ओल्ड है? नो, ओल्ड 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 ओल्ड. 12th 12th ओल्ड. भी ओल्ड? हाँ, दोनों ओल्ड. ठीक है.
ये इसलिए है कि यार अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, लोगों में ना अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। तो फिर क्या होता है कि हिस्ट्री लुक्स लाइक कि फैक्ट्स हैं वो मगअप करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री याद हो सकती है इजीली, प्रोवाइडेड यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट। ठीक है। अब करना क्या है, अब इसको पढ़ना कैसे है? पहली चीज आ गई, नॉवल की तरह पढ़ना है। दूसरी चीज आ गई, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलनी है, जीरो एक्सपेक्टेशन कि बस एक बार पढ़ लिया तो अब तो सारे के सारे काम हो जाएंगे मेरे। ठीक है। जीरो एक्सपेक्टेशन, सिर्फ एक नॉवल की तरह पढ़ना है कि मुझे इसको आराम से पढ़ना है। तीसरी चीज क्या करनी है? अंडरलाइन करना है। अब ये जो अंडरलाइन करने का काम है, जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी बुक को रीड करते हैं, फर्स्ट रीडिंग, एवरीथिंग लुक्स सो इंपॉर्टेंट टू यू कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मालूम चलता है कि इन द एंड 95% बुक जो है उसको अंडरलाइन कर दिया है। तो फर्स्ट टाइम पे जब आप एट्थ पढ़ रहे हैं, तो ट्राई टू अवॉइड इट, अंडरलाइन, क्योंकि वो पूरी बुक को अंडरलाइन नहीं करना। ट्वेल्थ में यू कैन यूज दिस टेक्निक कि चलो अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। ठीक है। इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। हमारा सिंपल सा टारगेट था कि एट्थ हमने फिनिश करनी है, ट्वेल्थ करनी है। फिर क्या करना है? नोट्स बनाने हैं कि नहीं? नहीं बनाने हैं। नो। तो फिर नोट्स नोट्स कब बनाएंगे? नोट्स हम बनाएंगे व्हेन वी विल गो थ्रू सेकंड टाइम। यू आर फ्रेशर, फॉर यू एवरीथिंग माइट लुक सो इंपॉर्टेंट, कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ। और वो लिमिट कब आएगी? जब हम एक वन टाइम रीड कर लेंगे, एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो नोट्स हम डेफिनेटली बनाएंगे, सेकंड टाइम पे बनाएंगे हम। इनके जो नोट्स बनेंगे बहुत फैक्चुअल बनेंगे। एट्थ क्लास के जो नोट्स हैं कितने पेजेस के बनेंगे? शायद वो एनसीईआरटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ हार्डली 70 80 पेजेस के हैं। उसके नोट्स बनेंगे 5 पेज के, 5 पेजेस ओनली। और ट्वेल्थ एनसीईआरटी के नोट्स बनेंगे 10 से 12 पेजेस के। दैट्स इट। एंड वी विल टेल यू हाउ टू मेक द नोट्स। तो नोट्स मेकिंग में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है। फिर इसके बाद में हिस्ट्री में क्या है कि जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ठीक है, जनरली इट स्टार्ट्स विद 1857 रिवोल्ट। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है कि हिस्ट्री की यहां से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो आता है वो आता है 1885। कांग्रेस, कांग्रेस का गठन हो गया। ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? 1905, स्वदेशी। फिर क्या आता है? 1909 का रिफॉर्म। फिर क्या आता है? 1915 में गांधी जी आए, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ ईयर तो, है ना? एंट्री ऑफ गांधी जी, गांधीयन एज। फिर यहां से रिफॉर्म्स आते जाएंगे। 1919 आता जाएगा, वो वाला एक रिफॉर्म आ जाएगा। उसके बाद में फिर इसके बाद में जो भी मूवमेंट गांधी जी ने जो भी चालू किए वो आ जाएंगे। फिर ऐसे हम इवॉल्व करते रहेंगे। फिर 1927 में आ जाएगा साइमन कमीशन वाला। एंड लाइकवाइज विल इवॉल्व। तो हिस्ट्री में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप जब पढ़ेंगे तो वो माइंड में लेके चलिए, दैट इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हिस्ट्री को जब आप एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ओके ये सब चीजें चल रही। तो एक आपने क्या है कि इसको एक टाइमलाइन में डिवाइड कर दिया कि हिस्ट्री की ये टाइमलाइन है, और इसी टाइमलाइन में हमको उसको याद करने की कोशिश करनी है। अगर आप स्टेट पीएससी का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो वहां पे वो बहुत फैक्ट में खेला करते हैं, छोटे छोटे फैक्ट में खेलेंगे।
कि ये कौन सी डेट को हुआ। अब उनकी जो डेट है, उनकी जो डेट है, वो डेट ऐसी नहीं रहती है कि बहुत वैसी सी रहती है कि चलो ठीक है, क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे इवेंट हुआ 1857 में और जैन में हुआ, तो यूपीएससी का जो ब्रॉड जो रहेगा वो रहेगा जैन, देन मे बी अप्रैल, देन सितंबर, दिसंबर। स्टेट पीएससी का क्या रहेगा, सपोज कोई इवेंट हुआ 10 जैन को, स्टेट का रहेगा 10th, 11th, 12th, 13th। बताओ, यूपीएससी इज नॉट इन दैट साइड। ठीक है, तो हमें ना वो एक छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलतियां होती हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने झेला है कि हर ईयर को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज को याद नहीं करना है, आपको क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन अगर यहीं से उन्होंने पिक कर लिया कि क्रोनोलॉजिकल टर्म में बताइए कि ये रिवॉल्ट, कांग्रेस का गठन कब हुआ, स्वदेशी कब हुआ, गांधी जी कब आए। अब ये बहुत ब्रॉड है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी। अब इस ब्रॉड में ही आप गलत कर दो कि यार शायद कांग्रेस जो है वो स्वदेशी के बाद में आया, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो एक चीज होती है क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी। दूसरी चीज होती है, सेकंड चीज, करेक्टर्स। करेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में करेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि अनलेस यू नो द करेक्टर और अनलेस यू नो देयर कंट्रीब्यूशन, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर। अब यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर जी, पटेल जी, सरदार पटेल जी, फिर उसके अलावा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, ये सब जो बड़े बड़े जो नाम हैं, ये हम सभी को याद रहते हैं। लेकिन जब आप करेक्टर्स की बात कर रहे हो तो आपको, एंड स्पेशली यू आर गोइंग टू फेस दिस इशू इन टू साइड। वन, व्हेन यू विल रीड द चैप्टर ऑफ रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, यू आर गोइंग टू फेस दिस इशू, क्योंकि बहुत सारे वहां पे करेक्टर रहेंगे, एंड आई विल टेल यू कि उसको कैसे हम ओवरकम करते हैं। सेकंड, ड्यूरिंग मूवमेंट्स, कि भाई अपने यहाँ पे मान लो कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था, एनसीएम चल रहा था, तो ये इसी में साउथ में कौन लीड कर रहा था। अब यहाँ पे करेक्टर की बात आ गई। तो हिस्ट्री में एक है क्रोनोलॉजी, दूसरा है करेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरी चीज आती है इवेंट्स, कि क्या क्या इवेंट हुए। अगर एनसीएम चल रहा है तो इस एनसीएम के दौरान ही क्या क्या इवेंट बाकी जगह पे हुए, है ना। तो ये एक ब्रॉड होता है कि हम हिस्ट्री को कैसे अच्छे से फिनिश करते हैं। बट एज यू आर स्टार्टिंग इट नाउ, वन टाइम नॉवेल की तरह पढ़ो, कुछ भी याद नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे एक और चीज विच यू हैव टू मग अप, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें कुछ कुछ याद करनी पड़ेंगी। अब होता क्या है जनरली, एंड आई अज्यूम कि आप लोग अभी तैयारी चालू कर रहे हो, and अगर किसी किसी ने पहले करी है तो आप में से तो एक अलग बात है। प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ में, करेक्टर पे वी आर गोइंग टू टॉक इन लेंथ। हिस्ट्री के साथ में दिक्कत क्या है ना, कि व्हेन वी वर इन स्कूल, तो वहां पे स्कूल में बहुत ज्यादा जो एम्फोसिस है वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, सिर्फ आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, गांधी नेग्लेक्टेड, मतलब मेरे साथ तो ये हुआ, ऑल्दो आई स्टडीड टिल 12th क्लास इन हिंदी मीडियम, तो हमारे वहां पे कहते थे गांधी तो बेकार था यार, गांधी तो क्या ये अहिंसा अहिंसा चिल्लाता था। शहीद भगत सिंह को देखो, चंद्रशेखर आजाद को देखो, लाला लाजपत राय को देखो, है ना, तिलक जी को देखो। तो एक वो बायसनेस थी अगेंस्ट द गांधी।
हमें अपने सारे के सारे प्रेजुडिस और सारे के सारे बायसेस जो है ना वो पीछे छोड़ने हैं। अभी हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। एंड अब जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि यार हमें जो पढ़ाया गया था वो तो हिस्ट्री थी नहीं। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। एंड अपना जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो सिलेबस है इट इज वेरी मच लिमिटेड। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसपे यू कैन डिवोट योर एंटायर लाइफ एंड एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू आर लाइक कि आई माइट हैव टू टेक वन मोर बर्थ टू अंडरस्टैंड एंड रीड अबाउट द हिस्ट्री। गांधीयन मेमोरियल है इन aga खां पैलेस, पुणे। वहां पे स्कॉलर्स आते हैं बाहर से, इंडिया के भी रहते हैं, बाहर से भी आते हैं। वो 2-2 साल बैठ के सिर्फ गांधी को समझने की कोशिश करते हैं, 2 years, जस्ट गांधी। और ऐसे बहुत लोग हैं दोज हु आर स्पेंडिंग देयर लाइफ जस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द गांधी। बट हमें अपने एग्जाम से मतलब रखना है, हमें अभी स्कॉलर नहीं बनना है। सेलेक्ट होने के बाद में जो करना है वो कर लेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो एक प्रेजुडिस है जो भी बायस है उसको पीछे लेके जाना है, उसको हमें हटा देना है। हमें अब एक चीज करनी है कि हर करेक्टर को, एक चीज होती है ना कि जैसे कोई नॉवेल होता है and आप उसको पढ़ रहे हैं एंड आपका प्लान था कि बस यार 1 घंटे पढ़ेंगे एंड सडनली यू फील कि आपने तो पूरा अंटिल यू फिनिश दैट नॉवेल यू आर नॉट स्टॉपिंग। तो ऐसे ही यू हैव टू फॉल इन लव विद द करेक्टर्स एंड ईच एंड एवरी करेक्टर विदाउट योर बायसेस। तभी क्या होगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें याद रहेगा। तभी क्या होगा ना कि हम समझ पाएंगे और वो एग्जाम में वो जो हमारा बायस है वो दिखेगा नहीं। एंड प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा याद रहेंगे। तो वो करेक्टर को, हर करेक्टर को पसंद करने की कोशिश करनी, तब चीजें ज्यादा याद होंगी। ठीक है। एंड स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड वेयर वी आर डिवाइडेड लाइक, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे हम लोग खेला करते हैं। इधर यू आर सपोर्टिंग XYZ पार्टी और इधर यू आर कंप्लीटली अपोजिंग, देयर इज नो मिडिल पाथ, बट यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट। क्या फॉलो करना है? ऑर्डर फॉलो करना है। किसका करना है? गवर्नमेंट का करना है, डेफिनेटली करना है, और पब्लिक पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करना है। तो वो बायस के साथ में हमें नहीं रहना। ठीक है। करेक्टर्स के साथ में हम ये करेंगे। आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे फिलहाल। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले एक बेसिक बेस बनाएंगे। विल बिल्ड द बेस एंड वंस वी हैव द बेस देन विल गो फॉर बिगर थिंग्स। एंड आई कैन टेल यू, लेट मी टेल यू वन थिंग। द मैक्सिमम बुक्स विच वी आर गोइंग टू आस्क यू टू रीड, ये हिस्ट्री ही रहेगा। हिस्ट्री में यू हैव टू रीड मैनी एनसीईआरटी, मैनी बुक्स। ठीक है ना। आई अज्यूम कि आप में से कोई ना कोई इंजीनियर रहेगा, या फिर तीनों के तीनों इंजीनियर हो, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, है ना। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और अब जब सेमेस्टर एग्जाम होते थे कुछ लोग मैथमेटिक्स को मगअप करने की कोशिश करते थे कि यार ये जो समय मैं इसको मगअप कर लूं और वहां पे जाके ऐसे के ऐसे ही लिखाऊं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन यू हैव टू अप्लाई इट, तभी जाके कोई भी सम आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो हिस्ट्री में थोड़ी बुक पढ़नी पड़ेगी एंड विल एंश्योर कि बहुत ज्यादा भी नहीं हो, हाँ लेकिन कुछ भी बचे नहीं। आपका सिलेबस की साइड से कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि यार ये चीज मिस हो गई। ठीक है। आंसर राइटिंग हम तब करेंगे जब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो इस वीक का हमारा सिंपल सा गोल है 8th क्लास एनसीईआरटी ओल्ड एंड 12th क्लास एनसीईआरटी ओल्ड। बहुत छोटा गोल दे रहे हैं, कर लोगे मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है। इस वीक से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ये है, यू शुड स्टडी एट योर ओन पेस।
there is a possibility you are able to study only 2 hours or 1 hour or 3 hour, 4 hour, 6 hour, 7 hour, whatever it is. Check your pace. Once you know where you stand, only then you can move in the further direction. But unless you know, and आज मान लो जोश में आ गए और कल बैठ गए और 8-10 घंटे की पढ़ाई कर ली, 10 hours। इससे पहले 2 महीने पहले कभी किताब उठाई थी या 3-4 दिन पहले 2 घंटे पढ़ाई करी थी। यू कैन नॉट टेल अस कि सर मेरा जो पेस है वो 10 आवर का है। नो, इट कैन नॉट बी। ग्रेजुअली इट विल बिल्ड। सब लोग कहते हैं ना, एक बहुत प्यारी सी लाइन सब लोग कह के निकल जाते हैं, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बस कोई बताता नहीं है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर आना कैसे। ज्ञान तो सब लोग देके चले जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो इस दुनिया में फ्री है। सपोज दिस इज योर कंफर्ट जोन। इन योर कंफर्ट जोन ऑफ स्टडिंग इज 2 आवर एंड यू आर सिटिंग एट 24th August। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर। Among three of you, there is a possibility someone might be studying for 4 hours every day, other is 6 hours, or other is 1 hour. So you have to accept that on 24th of August, I'm standing at 2 hours, and this is your comfort zone. And your larger goal is to enter in this arena where you are studying, let's say 10 hours per day consistently. From 2 hours to 10 hour journey, can you just make it in one day? No, you cannot. So first we'll understand कि 2 आवर मेरा कंफर्ट जोन है। फिर क्या करेंगे, इस सर्कल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि चलो फर्स्ट 2 डेज मेरा 2 आवर था, नेक्स्ट डेज को मैं 3 आवर करने की कोशिश करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ। 3 आवर हुआ, फिर अगले वीक में कोशिश करेंगे कि इसको मैं अब 5 आवर पे लेके चले जाऊं। अगले में 5 आवर पे आ गए, तो 2 वीक में 15 दिन में हम 2 आवर से 5 आवर पे आए। इफ यू थिंक कि you are a failure or you are not doing what is required, I must tell you, you have done a very great job. Consistency matters. I will keep on telling you this thing. फिर नेक्स्ट वीक में इस 5 को 6 पे ले गए, 7 पे ले गए, फिर नेक्स्ट वीक में 7:30 पे ले गए। ये 10 आवर आने में इट विल टेक टाइम। सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई हम ह्यूमन बीइंग है, हम सुपरमैन नहीं है, और सुपरमैन बनना भी नहीं है तैयारी में। ठीक है ना। तो पहला वीक बिल्कुल जो भी कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वो आपने करना है, उसमें टेंशन लेनी ही नहीं है। चाहे 2 घंटे पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ो, है ना। तो ये हमें करना है। हाउ टू प्लान माई डे, ये हम नेक्स्ट वीक से करेंगे। इस वीक लेट अस चेक वेयर यू स्टैंड। ठीक है। अब बात आती है सब्जेक्ट वाइज नोट्स की, एंड एज इन द कोर्स यू आर गोइंग टू गेट द नोट्स ऑफ प्रीलिम्स, एसओएमपी, all the notes. Can you rely on SOMP notes only? Answer is no. And replace SOMP with any coaching? Answer still is no. First and foremost is the reference books. Nothing can replace the reference books. Nothing. No coaching. I must tell you. तो पहला तो रेफरेंस बुक ही है, उसके बाद में जाके नोट्स है। तो प्लीज डू नॉट स्टार्ट विद नोट्स। अभी 8th क्लास की एनसीईआरटी करने को बोला है, 12th की करने को बोला है। हीरो नहीं बनना है कि मैंने तो स्पेक्ट्रम एक बार कर ली है, क्या सर अब यही बच्चों वाला काम दोबारा क्यों करना है। आई एम वे अहेड ऑफ अदर्स। नो, यू आर नॉट।
इफ यू हैव नॉट डन 8th और 12th। ठीक है, तो जो कहा जाए प्लीज उसको फॉलो करने की कोशिश करो। फर्स्ट वीक में अपने पेस पे पढ़ो, कोई इशू नहीं है। ये जो चीज है ना, ये डायरी फॉर प्रिपरेशन, दैट इज द ओनली थिंग विच विल इंश्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट, प्लस यू आर इम्प्रूविंग। यही एक चीज है जो आईना दिखाएगी पूरी तैयारी में। ठीक है, अब ये क्या है, ये डायरी का क्या चक्कर है? कुछ नहीं है, एक डायरी खरीदनी है, छोटी सी एक डायरी खरीदनी है। ठीक है, इतनी भी छोटी नहीं हो कि कुछ लिख नहीं पाओ। ठीक है मतलब ठीक ठाक साइज हो। उस डायरी में करना क्या है, आप कल से पढ़ना चालू कर रहे हैं 25th ऑफ अगस्त, डे 1। सपोज यू हैव प्लान्ड, इसको मिसलेनियस वाले पेज पे ले चलते हैं। सपोज यू हैव प्लान्ड फॉर डे 1 दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डे बाय 9 to 11 and you are going to study 8th NCERT. So it's a 2 hour slot, and again you have planned, let's say, from 1 to 3 8th NCERT, again you have set 2 hour slot, then some slot for newspaper or other things। ठीक है, तो ये हमने प्लान किया। अब प्लान तो कर लिया कि यहाँ पे 2 घंटे पढ़ लेंगे, यहाँ पे 2 घंटे पढ़ लेंगे, एंड बैठ भी गए, और कल जोश जोश में 9 से 11 पढ़ भी लिया और 1 से 3 भी पढ़ लिया, और बड़े खुश हो गए। और बड़े खुश हो गए आए कि सर देखो आज तो 4 घंटे पढ़ाई कर ली, 4 आवर। एंड व्हेन आई विल आस्क कि एग्जैक्ट कितने यार पढ़ाई करी, यू आर लाइक सर 4 आवर पढ़ाई करी। एंड आई कैन टेल यू कि ये 4 आवर पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल किसी के लिए। कितना ही ग्रेटेस्ट माइंड हो, क्यों? बिकॉज वी हैव वन थिंग इन आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड माइंड। 8th पढ़ रहे थे, 1857 का रिवॉल्ट पढ़ रहे थे, मंगल पांडे पढ़ रहे थे, बाकी चीजें पढ़ रहे थे, अचानक से खो गए कि अगर मैं वहां पे होता या मैं वहां पे होती तो अंग्रेजों की ऐसी धुलाई करते, उनको ऐसे मारते। वो थॉट में 10 मिनट निकल गए। या फिर एक बहुत प्यारा सा थॉट आया कि नेक्स्ट ईयर रैंक बना दे, एंड यू आर ड्रिवन बाय दैट थॉट, एंड यू आर थिंकिंग रैंक बनाने के बाद कहाँ टॉप स्टॉक देनी है, क्या बोलना है, लबासना में क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे। और ये सब जो थॉट है, अगेन यू आर ड्रिवन 15 मिनट। फिर एक सबसे महान थॉट आया कि अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो, है ना, ये भी एक थॉट आया कि मान लो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे, मुझे जॉब करनी पड़ेगी क्या, दोज हु आर मेल जॉब करनी पड़ेगी क्या, दोज हु आर फीमेल शादी करनी पड़ेगी क्या। यहाँ पे कितने मिनट निकल गए, 15 मिनट। बट हाँ, ये 2 आवर आप उस टेबल और चेयर पर जरूर बैठे रहे, कुछ पन्ने यहाँ पे पलटे गए, कुछ चीजें समझी गई। ठीक है, अब ये देख लो 40 मिनट गया। ये तो मैंने बहुत कम बताया मैंने, 40 मिनट में। 2 आवर में से 40 मिनट गया तो 1 आवर 20 मिनट ही पढ़ाई हुई। तो एफिशिएंसी कितनी हुई, 1 आवर 20 मिनट। और ये हमें चेक करना है अपनी डायरी से। एंड प्लीज डू नॉट टेल मी कि सर मैं ऐप यूज कर लूंगा या मैं ऐप यूज कर लूंगी, आजकल तो ऑनलाइन है। आई डोंट बिलीव इन मशीन थिंग्स, आई बिलीव इन ह्यूमन थिंग्स। तो घड़ी लेके बैठे हैं, थॉट आया, करना क्या है। पहला स्लॉट था 9 से 11 का, उस स्लॉट में पढ़ने लगे मॉडर्न 8। अब पढ़ते पढ़ते जहां भी खोए और जैसे ही वापस आए, इसी स्लॉट के बीच में टाइम नोट करो कि 10 मिनट खो गए। ठीक है, फिर और 10 मिनट खो गए, फिर किसी का फोन आ गया, फोन पे बात करने लग गए।
फिर किसी यूट्यूब पे चलेगा, जो भी चलेगा, ठीक है? ये नोट करना, तब पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और ये चीज़ें जो करेगा उसको फ़ायदा करेगा, आई कैन गारंटी यू। हिमांशु गुप्ता रैंक 27 और हमारे फर्स्ट बैच का था एसओएमपी, उनको मैंने बोला था ये करने को, और मैंने सभी को बोला था, लेकिन वही है ना कि सब लोग सारी चीज़ फॉलो नहीं करते। ही फॉलोड, एंड वो बंदा एटलीस्ट 12 आवर बैठा करता था पढ़ने के, 10 टू 12 मेंस का टाइम। एंड आई कैन शो यू द प्रूफ कि उनकी जब एफिशिएंसी आती थी कभी-कभी, कहते थे सर आज तो 4.5 आवर ही पढ़ाई हुई है, बैठा तो मैं 10 घंटे के लिए। एंड ही वाज डेड ऑनेस्ट। अब अगर इसमें आप फेक करना चाहो कि नहीं सर मैं तो 2 घंटे पूरी की पूरी पढ़ाई कर ली, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ही वाज डेड ऑनेस्ट कि सर नहीं हुई पढ़ाई, अब बताओ करना क्या है? और जब प्रॉब्लम पता चली तो सॉल्यूशन भी निकलेंगे। इसको बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया। तो वो हमें इफेक्टिव आवर चाहिए। मेरा कहने का जो मतलब है, इफेक्टिव आवर हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि हम कहाँ पे हैं। वरना आपके पीयर ग्रुप में बहुत लोग मिल जाएंगे कि यार मैं तो 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो 12 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, एंड यू आर डिप्रेस्ड कि यहाँ तो 2 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है। उनसे पूछो कि यार जरा प्लीज तुम्हारा ना एक एक दिन एक पेज लेके बैठो, ये इफेक्टिव आवर जरा मुझे बताओ कितने हैं। और यही इफेक्टिव आवर टिल योर मीन्स इज गोइंग टू हेल्प यू। क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर्स। जब क्वालिटी के भी 1 घंटा अच्छे से आप पढ़ाई कर लेंगे, आप पाएंगे आपने बहुत अच्छा खासा सिलेबस खत्म कर लिया है। वहीं पे आप 5-6 आवर्स बैठे भी रहेंगे ना, यू विल फाइंड कि कुछ भी कवर नहीं हुआ, सिर्फ पेज पलटे गए। ठीक है? तो एक चीज जो सबने करनी है, एक डायरी लेनी है, और ये डायरी आपके साथ रहेगी टिल योर एग्जाम, एंड दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। मेक श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में डायरी की जरूरत ना पड़े। इसमें लिखो कि नहीं हुई है पढ़ाई, 2 घंटे बैठे थे, 10 मिनट पढ़ाई। ठीक है? अब ये जो 10 मिनट जो पढ़ाई हुई है, अब यहाँ पे डिप्रेस होना नहीं है। तो करना क्या है? अपने मेंटर को बताना कि सर ऑनेस्टली 2 घंटे बैठा था या बैठी, लेकिन इफेक्टिव पढ़ाई 10 ही मिनट हुई है। सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यही रोल है मेंटर का। बहुत लोगों को लगा करता है कि मेंटरशिप इज लाइक कि हमको टारगेट दे देंगे। अब जैसे मैंने बोल दिया 8th कर लो, 12th कर लो, इस वीक में, अगले वीक में मैं फिर से आ जाऊंगा ज्ञान देने के लिए कि एक काम करो, लक्ष्मीकांत कर लो, चैप्टर 6-7 कर लो उसके। तो ये मेंटरशिप नहीं है। मेंटरशिप ये है कि ये जो 2 आवर्स है और ये जो 10 मिनट आ रहा है, इसको आगे कैसे ले जाएं। मेंटरशिप ये है कि जो वो एवरीडे के प्लान बना रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो उसको कैसे ठीक करें। मेंटरशिप ये है कि क्वालिटी प्रिपरेशन हो, नॉट क्वांटिटी। मेंटरशिप ये है कि यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस कि मैं अब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी बात जो है ना, मेंटर सपोर्ट का सबसे बड़ी बात जो होती है, वो ये होती है कि यू हैव समवन कि जिन पे आप करते हो, आप बिलीव करते हो कि कोई भी दिक्कत आएगी, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू बी विद, एंड वी विल एंश्योर कि ये होगा कम वॉट में। अब क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, सभी लोग अपने तो तारीफ करेंगे ही कि हाँ आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लो, आप बढ़िया पढ़ाई करोगे, आप ये भी कर लोगे, आप ये भी कर लोगे, सब कर लोगे। प्रॉमिस करने में क्या ही जाता है। तो अब इसको जज कैसे करें वेदर यू आर बीइंग मेंटर्ड इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। देखो किसी भी चीज का जज करने का ना एक ही तरीका होता है, वो है परफॉर्मेंस। अब जब आपकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस जब अच्छी आ जाती है, और ये क्या है, जब आप प्री के टेस्ट सॉल्व करेंगे या फिर आप आंसर राइटिंग करेंगे। अभी तो आई अज्यूम कि शायद किसी ने एक भी आंसर भी नहीं लिखा हो, नॉट इवन ए सिंगल आंसर। और लिखा भी हो तो बस एक ये है कि लिख लिया कैसे भी, एंड खुश हो गए। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, अब मुझे क्वालिटी वाली साइड में आप लेके चलो कि इस आंसर को मैं बेहतर कैसे बनाऊं।
चीज ये है कि मैंने प्रीलिम्स के टेस्ट सॉल्व करना चालू कर दिया, प्लीज एंश्योर कि मेरे नेगेटिव नहीं हो, मेरा स्कोर ठीक है। तो वो हमारा एक पैरामीटर है कि जिससे आप जज करोगे, है ना। तो ये अभी नहीं जज करना है, कल से जज नहीं करना है, ठीक है, कि कल ही बैठ के जज करने लगती थी, अच्छा आज जज कर लेते हैं कि आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं कि नहीं। इट विल टेक टाइम, बट आई एम टेलिंग, कैन आई कंप्लीटली ट्रस्ट माई मेंटर? आई कैन टेल यू यस, फुल्ली, दिस आई कैन गारंटी यू फ्रॉम आवर साइड, यू कैन ट्रस्ट। एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद में मेंटरशिप का भी एक्सपीरियंस है, बाकी चीजों का भी है, यू कैन ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट बहुत जरूरी है, चाहे आपने अभी जैसे एसएमपी ज्वाइन किया है, या फिर कल आप मान लो कि लग रहा हो कि नहीं यार कुछ नहीं चल रहा है, कहीं और चलते हैं, और ये कहीं और चलने वाले बहुत स्टूडेंट आते हैं, एंड आई नो मेनी स्टूडेंट कि यहाँ पे कुछ कोर्स अच्छा लगा, यहाँ भी ज्वाइन कर लिया, वहां भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ भी ज्वाइन कर लिया, 5 कोचिंग के कोर्स लेकर बैठे हैं, फॉलो एक भी नहीं कर रहे। वैसे स्टूडेंट मत बन जाओ। यहाँ पे आई कैन टेल यू कि क्वालिटी मेंटरशिप मिलेगी, तो यू शुड ट्रस्ट योर मेंटर, ठीक है। अब बात आती है कि एक ना चीज आती है माइंड में, डाउट्स। एज यू आर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, डाउट्स आते हैं, एंड समटाइम्स वी फील कि मेरे जो डाउट्स हैं सिली डाउट है, आई शुड नॉट आस्क। और वो चीजों को फिर हम सप्रेस करते रहते हैं कि यार बाकी लोग तो बढ़िया कर रहे हैं, बाकी लोगों को सारा कुछ पता है, और मेरे तो डाउट्स ही सिली हैं, है ना। तो वहां पे फिर हम घबराते हैं, और फिर हमें ये लगा करता है कि मेंटर जो है वो हमको जज करेगा। उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, फील फ्री टू आस्क। लेट मी गिव यू फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल, एंड आई अज्यूम कि आप सब लोग तो उससे बहुत बेहतर रहेंगे, ठीक है। मुझे इंडिया के स्टेट्स, सारी स्टेट के नाम याद नहीं थे, फॉरगेट अबाउट कैपिटल, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है इसमें। एंड आई वाज फियरिंग व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन कि यार डू आई इवन डिजर्व ए चांस, कि स्टेट के नाम ही याद नहीं है, एंड आई अज्यूम आप सबको याद रहेंगे, कैपिटल्स भी पता रहेंगे। तैयारी शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगा करता था कि एक हु हैज शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, आई थिंक 1911, 1911, किंग जॉर्ज 5 ना, सही, किंग 5, समवन, राइट। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। या, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा करता था कि ये जो कोलकाता है ना, ये इंडिया के साउथ में है ये, और साउथ से वो कैपिटल को नॉर्थ ले आया। कैन यू इमेजिन अ पर्सन हु हैड नो क्लू कि कोलकाता कहाँ है, और वो अपनी एंटायर 2-3 साल जो भी सोच रहा था कि तैयारी करनी है, ही वॉज इमेजिनिंग कि साउथ से वो नॉर्थ लेके आ। एटलस जब खोली गई, तब पता चला नहीं भाई, ये तो ईस्ट में है। एंड अगर यही चीजें मुझे रोक देती, इन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, अगर यही चीजें, यही सेल्फ डाउट मुझे रोक देते, तो बड़ी दिक्कत रहती। बट आई वाज वेरी लकी, आई वाज वेरी लकी कि व्हेन आई जॉइंड द कोचिंग, मुझे लगा था कि यार कोचिंग तो ऐसा है ना कि जैसे एक और डाउट आता है लोगों में कि पहले हम खुद से कुछ पढ़ लेते हैं फिर कोचिंग जाएंगे, ताकि कुछ समझ में ज्यादा आए, और वो एक आध साल वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो व्हेन आई जॉइंड इन द फर्स्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी, आई रिमेम्बर सर ने बोला एटलस खोलो और सारी की सारी स्टेट लोकेट करो। मुझे पता है कि 90% लोगों को पता नहीं है कि स्टेट कौन सी है, उनके नाम क्या और कैपिटल क्या। एंड किड यू नॉट, ऐसा ही था। शुरुआत वहीं से हुई, नहीं याद है यार क्या कैपिटल है क्या नहीं।
नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन है। हमें तो इतना ही पता था कोई प्रधानमंत्री रहता है, कोई प्रेसिडेंट रहता है। हमें नहीं पता था कि प्रेसिडेंट की इतनी पावर नहीं है। हमें तो था कि जब करें अपन फाइट कर लेते हैं, युद्ध क्यों नहीं करते हैं, चिल्लाते रहते थे वही मॉब की तरह। ये प्रिपरेशन आपको वो इंसान बनाती है। अगर आज मुझे सारी स्टेट के नाम याद हैं और उनके कैपिटल्स पता है, अगर हम इंडिया में सर्वे करा लें, इंडिया में 96 टू 97% जनता को ये नहीं पता है। और ये बहुत छोटी चीज है। आज मुझे बहुत सारी चीजें पता है, बट मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड एंड वेयर आई एम नाउ। कोई भी डाउट है, चाहे आपको लग रहा हो सिली डाउट है, फील फ्री टू आस्क। घबराना नहीं है। यहाँ आपको कोई जज करने वाला नहीं है। अगर किसी ने स्पोर्ट्स खेला हो अपनी लाइफ में, स्पोर्ट्स में जब हम जाते हैं, कभी भी एंट्री लेते हैं, तो वहां कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं और हमसे तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और इसी फर्स्ट स्टेज पे, यही फर्स्ट स्टेज पे मैक्सिमम पीपल क्विट। दे सिंपली क्विट कि नहीं होगा यार। और यही वो स्टेज है जहां पे आपको बोलना है कि ठीक है, जहां भी है कोई बात नहीं, बट आई विल ट्राई, आई विल इम्प्रूव। इन वन फाइन इवनिंग, जस्ट आफ्टर स्कूल, हम ऐसे ही चार फ्रेंड्स थे और हमारे वहाँ स्टेडियम था। घूमने चले गए थे। घूमने चले गए तो वहां पे देखा कि कुछ लोग खेल रहे हैं, और वो लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सब चल रहा है। हमारे भी यार खेलते हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कल आओ परसों, और देवर प्रोफेशनल। 2-3 दिन गए और 3 मेरे फ्रेंड्स ने क्विट कर दिया कि नहीं यार, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट क्विट। और मैं स्टेट लेवल तक खेला, ऑल्दो आई वाज नॉट अ वेरी गुड प्लेयर, बट खेला मैं लगा रहा हूँ। और 3 लोगों ने क्विट कर दिया। अभी आई अज्यूम कि आप लोग दिल्ली में नहीं है। इफ इफ यू आर इन दिल्ली, क्लास चालू होती है, महंगी महंगी फीस है यार, 1.6 लाख, 1.75 लाख, 1.8 लाख। फर्स्ट फर्स्ट डे क्लास की स्ट्रेंथ आउट ऑफ 200, लेट्स से 200। नेक्स्ट डे 190, थर्ड डे 180। 2 वीक निकलने के बाद यही स्ट्रेंथ 120 रहती है। ये बाकी 80 लोगों ने क्विट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जनता ने ज्ञान दे दिया है। एक साइड का ज्ञान ये है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, दूसरी साइड का ज्ञान ये है कोचिंग जाने का कोई फायदा नहीं है, घर बैठ के तैयारी करोगे उनसे बेहतर कर लोगे। तो फिर ये 1,80,000 रुपए किस बात के दिए हैं यार। तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना। जहां भी हैं, कुछ नहीं पता है। मान लेते हैं गांधी जी का भी कुछ नहीं पता। मान लेते हैं कि आज की डेट में हमें नहीं पता है प्रेसिडेंट। इट इज फाइन, इट इज कंप्लीटली फाइन। बट व्हाट वी नीड, यू शुड हैव दैट जील टू लर्न, कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है बट आई विल लर्न। कौन है हम, हमारे प्रेसिडेंट साहब, सीजेआई कौन। और जब मैं इस जगह से आ रहा हूं जहां स्टेट कैपिटल हवाई नहीं है, कलकत्ता लग रहा है कि ये तो साउथ में है, और उसके बाद भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा हूँ, तो मतलब एक ही साल में कुछ तो किया ही है, मेहनत करी है। बस एक ही चीज करी कि अपने अंदर की शर्म निकाल दी थी, वो हेजिटेंसी निकाल दी थी कि सब लोग हंसेंगे। हंसने दो ना, उनके हंसने ना हंसने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा एम कुछ और है। तो आपने भी ये समझना है कि आपका एम क्या है। ठीक है। एंड ये मैंने पहले भी बोला है, दोबारा कह रहा हूँ, बी रेडी टू वर्क रियली हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। ये जो बैच है ये फैब तक है। अगर मेहनत करी, पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ, पर्सनल गारंटी। वन टाइम मेन सिलेबस, नोट्स प्लस आंसर राइटिंग, ये 3 चीज कर लोगे, और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहेगा वो ये कि ऐसे लिख लो, चाहे कितना ही बेकार है। फ्रॉम प्रीलिम्स साइड, वन टाइम प्री हो जाएगा,
सब सही रहा तो प्री का टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट आफ्टर फैब, जो एक क्वेश्चन आप सभी ने शायद इंट्रोडक्शन कॉल पे पूछा था। तो आफ्टर फैब प्री का कोर्स चलेगा, उसकी जो भी फीस रहेगी और जो 2022 बैच के रहेंगे उनके लिए बहुत कम रहेगी। लेकिन अगर आप फैब तक टिके रहे, जो कहा गया वो कर लिया, और जैसे कहा गया वो कर लिया, और ये सब चीजें जो हैं, चेकलिस्ट सिंपल सिंपल सी, मेंस का सिलेबस, नोट्स, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्री का सिलेबस, टेस्ट सीरीज कर ली, तो प्री का जो भी कोर्स रहेगा, यू विल गेट दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट आई कैन गारंटी, फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सो अगर सिंसियरली लगे रहे, कंसिस्टेंटली लगे रहे, so you are not going to be with us only till Feb, but till your prelims। ये मेरी पर्सनल अश्योरेंस है। तैयारी में मेंटल ब्लॉक आएंगे, डिप्रेशन आएगा, रोना भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। डू नॉट फील कि मेंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के लिए, ये मेंटर का काम अगर सिर्फ सिलेबस का रहता तो कोई भी मेंटर बन जाए। और ये जो इमोशनल साइड जो आता है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब हमारा इमोशनल साइड अच्छा है तभी तो अच्छी तैयारी होती है, बेहतर तैयारी होती है। अगर कोई चैनल बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हो एसओएमपी का, जब भी रिजल्ट आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन जो होते हैं वो है, लेकिन जिनका नहीं होता है, आई पर्सनली इंश्योर कि वो बात करें, किसी को भी करें, क्योंकि जो पास हो गया वो खुश है, उससे तो कल भी बात कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे। बहुत कॉल लिए मैंने, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि एंड ऑफ द लाइफ कि नहीं होने वाला है, और सिर्फ एक कॉल और बात सुनी गई और सोल्यूशन बताया गया, जिसको इम्प्लीमेंट करना था उसने किया, और अच्छा कर रहे हैं लोग। बस आपने ये इंश्योर करना है, एक चीज जो कहा जाए वो करना है, सेकंड ट्रस्ट रखो कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रस्ट रखने का फायदा हुआ, फायदा इन द सेंस सिलेबस कंप्लीट होना चालू होगा, आप टेस्ट सॉल्व करना चालू करेंगे, आपका नॉलेज बेस बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे नोट्स बनते रहेंगे। आपको खुद को किसी किसी को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, बाकी लोग बोलेंगे कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, है ना। तो वो सब चीजें रहेंगी। ठीक है, आई थिंक साहिल सर, इफ यू वांट टू से एनीथिंग प्लीज। यस सर, आई वाज थिंकिंग कि पहले थोड़े डाउट्स ले लेते हैं अगर इनके हैं, तो देन आई विल टेक माय पॉइंट्स। ओके, एनी डाउट। एंड एक और बात है कि इस बैच को जो है ना, जैसे 2022 का हमने कोर्स चालू किया है, तो इसमें जितने भी एडमिशंस होंगे, विल इंश्योर कि जो बैच है, एक पर्टिकुलर बैच, वो 5 या 6 स्टूडेंट का बने। जैसे आप लोगों का बैच रहेगा तो वो मैक्सिमम 5 या 6 स्टूडेंट का रहेगा, फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो 5 या 6 का रहेगा, ताकि इजीली बात भी हो और चीजें ज्यादा क्लियर हो। एनी डाउट, एनीथिंग। शर्माना नहीं है यार, सब लोग बिल्कुल फील फ्री होकर डाउट करें, ठीक सर है। एक बारी ये जो बुक लिस्ट आप मेरे को बता सकते हो कि हिस्ट्री के लिए क्या क्या लगेगा, क्योंकि मतलब एक ही बारी में मैं सारा का सारा मंगा लूंगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यार, तो बुक लिस्ट में ना हिस्ट्री में जो लगेगा वो लगेगा 8th एनसीईआरटी ओल्ड, 12th ओल्ड, ठीक है। ट्वेल्थ फिर ओल्ड इस मतलब क्या वो बिपिन शर्मा हुआ चंद्रा बिपिन चंद्रा, हाँ, बिपिन चंद्रा, चंद्र। विपिन ओके। चंद्रा 12th ओल्ड। फिर एनसीईआरटी न्यू 11th एंड 12th, ये लगेंगी मॉडर्न के लिए। ओके ठीक है। एंशिएंट भी इसमें हो जाएगा, लेकिन एंशिएंट की एक एनसीईआरटी है 11th क्लास ओल्ड, वो मंगा लेना, अच्छी है, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद में स्पेक्ट्रम, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, और अगर आप इसको दिल्ली से मंगा रहे हो, ठीक है ना,
तो जी इकोनॉमी के लिए श्री राम आईएएस का नोट्स है, वो भी आप मंगा लें इसी के साथ में। ओके। एनसीईआरटी साहिल वो कौन सी है, 11th या 12th है वो बायो वाली, जिसके लास्ट के 4 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, आई थिंक 12th सर, 12th 12th। 12th ना, हाँ एनसीईआरटी 12th, ठीक है। सिर्फ लास्ट के 4 चैप्टर्स एनवायरमेंट के लिए। इसके अलावा Sir, I think there's some correction. NCERT न्यू आई गेस वो सिर्फ 12th वाली है, क्योंकि नहीं 12th 11th भी है, आई गेस वो एंशिएंट मेडाइवल वाला आ जाता ना। 11th में तो हाँ प्री हिस्ट्री है ना उसमें, क्योंकि क्लास 12th में तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीन बुक्स है। ओके, एक सर बार वो यार क्रॉस थीम्स चेक कर 1 लेना। 2 3 हाँ हाँ जो है, थीम्स, थीम्स 1 ओनली 2 3। थीम्स। हाँ वो सिर्फ थीम्स 12th की मंगाना है। बुक्स है। ओके राइट। ओके सॉरी, सिर्फ थीम्स मंगाना है, 11th कैंसिल कर दो। अच्छा। ठीक है, 11th की वन बुक विच विल बी नीडेड इज द फाइन आर्ट्स बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आई थिंक हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बस हम एक ही पीडीएफ पढ़ेंगे, उसी को बार बार पढ़ेंगे, एंड आई हैव टेस्टेड एंड ट्राइड दैट एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं चाहिए, एनवायरमेंट में और कुछ नहीं चाहिए, साइंस टेक में कुछ नहीं चाहिए। यार फिजिक्स और ये साइंस की ना 9th एंड 10th, और व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली लूसेंट मंगा सकते हो साइंस, बट ये सब तो ऑनलाइन मिल जाएगा, तो इतना मेजर इशू नहीं है इसका। ऑनलाइन इन द सेंस कि पॉलिटी अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा, क्वालिटी तो लक्ष्मीकांत। पॉलिटी मंगवा लेना। एंड ज्योग्राफी के लिए अभी के लिए +1 +2 की एनसीईआरटीज मंगवा लेना, तो 4 एनसीईआरटी। ज्योग्राफी यार इनका 6 to 12th कराएंगे, 6 से 12th आई मंगाना गेस 9 10th आर मोर ऑफ अ रिपीटेशन ऑफ 11th एंड 12th। है यार, तो जो 6 7th 8th जो है ना, हाँ ये सर, तीनों 6 मिला के 7 रिपीट होगा 9th एंड 10th में, फिर इसका रिपीटेशन हो जाएगा 11th। लेकिन ये इसमें से ना 6 7th 8th को पढ़ने से एक आध क्वेश्चन ना फंस जाते हैं, तो और इन तीनों को पढ़ने के लिए जब थोड़ी आप लोग स्पीड में रहेंगे, 6 7th 8th यू विल बी एबल टू फिनिश इन वन सिंगल डे, नॉट मोर देन दैट। और साहिल का ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, तो आई थिंक इशू भी नहीं रहेगा, कहीं भी कोई दिक्कत रहेगी। वन मोर थिंग यार, विच आई फॉरगॉट टू डिस्कस, दैट इज न्यूज़पेपर। You have to follow only the Hindu as of now। जब मेंस आएगा या जब हम थोड़ी तैयारी के अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, तो इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल्स करेंगे, ओनली एडिटोरियल्स, बट द हिंदू यू हैव टू फॉलो एंड मेक इट ए हैबिट कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, बट अगेन द गोल्डन रूल, नेवर एवर स्टार्ट योर डे विद द न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर को कैसे फिनिश करना है, अच्छा अभी आप लोग ना इस वीक में द हिंदू पढ़िए, even if you are taking let's say 3 hour 4 hour 5 hour, I have no issue, but what we'll do with within a month कि you are going to spend on the Hindu maximum 1 hour, and in 1 hour you will be able to finish everything। and आप तीनों की जरा मुझे सिटी बता दीजिए। अभी आप कहाँ पे हैं?
सर हैदराबाद। ओके, नवी हैदराबाद तो द हिंदू की कॉपी आती है, हार्ड हार्ड कॉपी, राइट? यस सर। या अभी सर लखनऊ। लखनऊ में भी लखनऊ। आती है। जी। तमन्ना, पुणे। पुणे में आती है कि हाँ वनडे लेट? आती है वहाँ। ओके, क्योंकि जब मैं पुणे में था तो वनडे लेट आती थी और कभी कभी 2 डे लेट आती थी। वो सब्सक्रिप्शन है सर मेरे पास। बेस्ट है, ठीक है। हाँ। तो आप सर तीनों मैं काफी समय से इंडियन एक्सप्रेस यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं स्विच कर लूँ? यार करना ही पड़ेगा, कारण ये है कि जितना कवरेज द हिंदू का है उतना इंडियन एक्सप्रेस का नहीं है। एनवायरमेंट, ओके। साइंस एंड टेक उस वाली साइड, ओके। फिर डिप्लोमेसी वगैरह हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी कुछ हुआ, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की अगर अगर आप पेजेस देखोगे ना, एडिटोरियल और एक्सप्लेन, इसके अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट द हिंदू का कवरेज ज्यादा, तो आपको द हिंदू ओके सर। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब करना ठीक है ये सर। है कि जिनके पास में द हिंदू की हार्ड कॉपी आती है उनको ये करना है 4 या 5 एनवलप खरीद लें, है ना। 4 से 5 एनवलप खरीद लें, वो जो फोल्डर आता है ना प्लास्टिक वाला, कोई भी न्यूज आर्टिकल, एक सेकंड देना। यस, 4 से 5 फोल्डर खरीद लेना, प्लास्टिक फोल्डर, शायद 5 या 10 रुपए के आते हैं, ठीक है। और इसको पेपर वाइज डिवाइड कर लेना, GS 1, 2, 3, 4। जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगे, नोट्स नहीं बनाना है, सीधा सीधा उस फोल्डर में आप उसको आ, आ, काटो और वहां पे उसको आप रखो। और जो ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो वन नोट है और एवर नोट है, बाकी सब दैट यू कैन यूज। तो हमें उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू राइट सम थीसिस, कहीं पे एक छोटा सा रजिस्टर और लेके चलना, कहीं पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन लग रही है जो बहुत फैक्चुअल है, उसको ही वहां पे नोट करना है। लाइक आई यूज्ड टू मेक नोट्स ऑफ द हिंदू फॉर इन 2 और 3 आवर्स, बहुत एक्सटेंसिव नोट्स बनते, सब था। लेकिन अगेन वही बात है कि जैसे ही आप किसी भी अच्छी कोचिंग का मंथली मैगजीन देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जो भी आपने मेहनत करी है वो कम है। तो वो हमें उस साइड जाना नहीं है, हमें अपने टाइम को बहुत वाइजली चूज करना है कि कैसे हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो बहुत वाइजली करना है। एंड न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये आदत डालनी है। उसका फायदा क्या होगा, कंटेंट वाइज कितना होगा आई डोंट नो, लेकिन क्या होगा, एक होगा प्री वाली साइड से, यू विल बी हैविंग सम फैक्ट्स जो कुछ मैगजीन कवर नहीं कर पाती। सेकंड क्या है, यू विल बी गेटिंग सम स्टेटमेंट्स, and I don't know what is the level of your English, and I assume all of you are having English medium only। और हम जब लिखने बैठा करते हैं ना मेंस में, हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होते हैं, फ्रेज नहीं होती हैं, इडियम्स नहीं होती हैं, पता ही नहीं है क्या लिख रहे हैं, ग्रामर का पता नहीं है, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने से ठीक होता है। तो इसलिए हमें ये करना है, और जल्दी से कैसे कवर करना है दैट विल डिस्कस। डेली क्विज टेलीग्राम पे, ऑन टेलीग्राम, until you are with us, means with SOMP, you are prohibited to solve any quiz of prelims on Telegram, prohibited। रीजन बीइंग, कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ भी आंसर रहेंगे, एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। एज ऑफ नाउ यू आर ऑन द फाउंडेशन साइड, जहां एक फाउंडेशन बनाना है। कोई भी क्विज का चैनल ज्वाइन कर रखा है, लीव इट, यू आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। यस, एनी मोर डाउट्स? कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट आज के दिन? हेलो सर, तमन्ना यस, हियर। यस तमन्ना। हाँ सर, मुझे ज्योग्राफी वाला डाउट था हम्म, थोड़ा सा।
कि मैंने जो मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट थे वहां से मैंने जो ज्योग्राफी के लिए बुक्स पढ़े थे 4 बुक जो अभी हमने डिस्कस किए थे, राइट? तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो 4 बुक है ना, वो मतलब जो कंटेंट जो है ना सर, वो इतना इनफ नहीं था जो मतलब हमें बेसिकली हो चाहिए था। हाँ, सो आई फाउंड कि सर कोई लिंक मिली मुझे और वहां पे मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज देखी फॉर ज्योग्राफी, जो स्टूडेंट जो थे ना 40-50 टाइप में या उसके पहले भी प्रिपरेशन करते थे ना, वो टाइम वाली। और वहां पे ना कंटेंट इतना बेटर है कि अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी बेस, इवन यू डोंट नो कि कहाँ पे क्या है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वो सारी चीजें वहां पे मिलती है सर। सो मैंने वो भी स्टार्ट मतलब रीड करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे लगा कि ये 4 वाले जो 4 एनसीईआरटीज है ना, वो इतना कंटेंट अच्छा नहीं बिल्टअप करते एज नहीं कम्पेयर देखो, टू। हमें करना है 6 से, और ये भी न्यू, ओल्ड नहीं करना, हम्म है ना? इसका हम्म कारण ये है कि जो आप पढ़ रहे थे ना वो ओल्ड वाला, वहां हम्म दुनिया भर का आपको मिल जाएगा, ग्लोबल साइड का मिल जाएगा, बाकी मिल जाएगा। हाँ, राइट राइट बट राइट। बट देयर इज अ लिमिट टू इट, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम। हम्म ऐसा नहीं है ना कि आप ज्योग्राफी को ही लेके बैठे और 3-4 महीने लगाएं, कि या क्वेश्चन लिमिटेड है, तो हमें बहुत सारा कुछ कवर करना है। और हम्म हमें ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीलिम्स का कवर करना है, हमें तो मेंस का भी कवर करना है। हम्म तो इसीलिए क्या है कि न्यू हम करेंगे, जो भी लेफ्ट आउट टॉपिक है, एंड साहिल सर का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो इनके पास में बहुत वास्ट नॉलेज है, तो ज्योग्राफी वाली साइड से आई डोंट थिंक सो यू गाइस विल फेस एनी इशू। ओके। यस, एनीवन एल्स? नवी, तुम्हें आईएफएस बनना है? Yes, sir. ओके, तो इंडियन फॉरेन फॉरेन सर्विस में जाना है? Yes, sir. ओके, गुड। एनी डाउट? No, sir. As of now, no. Okay, so I think Sahil, can you please add some point which you would like to ask? Yes, And sir. one more thing, whenever we are going to schedule session, kindly attend the live sessions, क्योंकि लाइव सेशन में ना क्वेश्चन आंसर डिस्कस जब होते हैं तो वो माइंड में रहता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। और कई बार क्या है कि रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ जाती है, कि बस यहाँ यहाँ तक कंटेंट हुआ, देन वी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। तो प्लीज आप लोग सिंसियरली सारे के सारे लाइव सेशन ही अटेंड करें। यस साहिल, प्लीज कंटिन्यू। सर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो आपने डिस्कस कर ही दिए, बट कुछ आई वांटेड टू डिस्कस, जैसे कि अभी वी आर इन द मंथ ऑफ, लेट्स से द अगस्त इज क्लोजिंग, वी आर एंटरिंग सितंबर, एग्जाम इज इन, प्रीलिम्स इज इन जून, राइट? मेंस इज इन सितंबर। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें, एंड एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो स्टार्ट कर रहा है, इवन अ वेटरन जिसने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए, उसको ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, राइट? दो टाइप के स्टूडेंट जनरली होते हैं, या तो उन्हें लगता है कि हमारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, इट्स लाइक कि वो इसी स्ट्रेस में जीते रहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। दूसरे होते हैं कि हु बिलीव कि बहुत ही टाइम है अभी तो अवेलेबल, 1 साल पड़ा है, 6 महीने पड़े, 9 महीने पड़े। तो आई गेस वी नीड टू मेक अ बैलेंस, ना तो टाइम बहुत कम है ना टाइम बहुत ज्यादा है, राइट? तो इस चीज को दिमाग में रखना है कि इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा if you follow the whatever Puneet sir has told, that thing, plus you limit your sources and you revise them often. If you think कि time बहुत ज्यादा है and you kind of keep multiplying your sources, तो at the end of the day आप books तो बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे but उनको revise कर नहीं पाएंगे, right? And if you are not able to revise the thing, तो ना तो आपके प्रीलिम्स की ओएमआर शीट को वो पता चलेगा कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि आप मार्क कर नहीं पाएंगे उसको कॉन्फिडेंटली, ना ही आपकी आंसर शीट जो आप मेंस में लिखेंगे उसमें पता चलेगा, क्योंकि आप उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाएंगे, राइट? सो फ्रॉम द डे वन, बी वेरी, I mean, I will not say strict, but be very conscious of this fact, right? कि हमारे पास कितना time available है. It's not like you are giving exam in 2024 or 23. You have roughly around 1 year till your mains, right? Not more than that. And UPSC की preparation decent तरीके से अगर करो,
तो इतना टाइम डिमांड करती है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड यू डू नॉट ऑल्सो हैव टू थिंक कि टाइम बहुत ही कम है एंड आप स्ट्रेस में आ जाओ कि अब तो मुझे रोज ही 14 घंटे पढ़ना है, रोज ही 16 घंटे पढ़ना है। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से कनेक्टेड हो या कोचिंग के थ्रू किसी से कनेक्टेड हो, तो यू विल ऑलवेज फाइंड स्टूडेंट्स हु आइदर ब्रैग कि हम इतना पढ़ते हैं, या फिर वो खुद ही इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि उन्हें खुद ही बहुत स्ट्रेस होता है, तो वो काइंड ऑफ वो नेगेटिव वाइब्स आप पे भी वो रिफ्लेक्ट होंगी, राइट। तो इन दोनों चीजों से बचना है। लॉर्ड बुद्धा का मिडिल पाथ वी विल हैव टू फॉलो। ना तो टाइम बहुत ज्यादा है कि हम वेस्ट कर पाए, ना टाइम बहुत कम है कि हम स्ट्रेस में आ जाए, राइट। नंबर वन पॉइंट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेंशन। नंबर टू, अभी वी आर स्टार्टिंग बट स्टिल we have to keep the longer term objective in our mind, right? What is a longer term objective? That what is needed on 5th of June and what is needed in the month of September, right? When we are having our main on 5th of June, we are required to get maximum, or let's say we are required to get an optimum marks, which should range in the it should range between 115 to 120, right? If we ensure this many marks, right, hardly there will be chance that we'll not be able to make it, right? तो एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हमेशा दिमाग में होना चाहिए। वाई? क्योंकि यही आप इंश्योर करेगा कि क्या आप ट्रैक पर हैं या नहीं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस चीज में बहुत प्रेशर डाल लें अपने ऊपर कि अभी से ही अगर किसी मॉक टेस्ट में 20 ही नंबर आ रहे हैं, 30 ही नंबर आ रहे हैं, तो यू फील काइंड ऑफ अंडर कॉन्फिडेंट। बट व्हाई आई एम सेइंग कि ये जरूरी है, क्योंकि वरना क्या होगा कि आपको कुछ भी मिलेगा फिर आप उसको पढ़ने बैठ जाएंगे, राइट। कोई भी क्विज, जैसा सर ने कहा कि टेलीग्राम पे मिला, फिर उसको पढ़ने की मैं तो अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। कहीं से कोई भी किसी ने पीडीएफ फॉरवर्ड कर दी, फिर वो पढ़ने बैठ गए कि मेरी नॉलेज बढ़ेगी। नो, अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज ठीक से फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, जो भी लॉजिक लग जाते हैं, लॉजिकल टेक्निक्स लग जाती है एलिमिनेशन की, उनको सीखते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ रिविजन, 3-4 रिविजन करते हैं, तो इट इज अचीवेबल। 115 to 120 स्कोर इज अचीवेबल। उसमें लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीजों को ना बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, राइट। एक ही, अब आप जैसे यू वर सेइंग कि ज्योग्राफी की वो भी किताब अच्छी है, वो भी किताब अच्छी है, तो इनिशियली जोश बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा, यू विल काइंड ऑफ ऑर्डर ऑल द बुक्स, राइट। और वो क्या होगा, यू विल हैव 40-50 बुक्स स्टैक्ड अप इन योर स्टडी टेबल, राइट, ऑन योर स्टडी टेबल। बट वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, पहले 10-15 दिन बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, आपके फ्रेंड्स को भी, और आपके घर वालों को भी, राइट। बट बाद में उसका कोई मतलब रहेगा नहीं आपको। जैसे जैसे मान लो अभी सितंबर है, नवंबर आने दो, एंड यू विल स्टार्ट टू फील दैट जिटर्स, यू विल स्टार्ट टू फील दैट प्रेशर कि इतनी किताबें पढ़ी है मैंने, तो पढ़ी ही अभी तक 2 है, राइट, 3 ही पढ़ी है मैंने तो अभी तक, राइट। तो इसलिए हमें कोई बुक कलेक्ट नहीं करनी है, बुक कलेक्टर नहीं बनना है, एक रियल कलेक्टर बनना है, राइट। तो ज्यादा मतलब कि अगर बुक कोई नई आपको लग भी रहा है कि यू आर फाइंडिंग अ बुक, गुड बुक, और समवन इज रिकमेंडेड यू सम बुक, एटलीस्ट कंसल्ट, राइट, कि सर ये बुक नई आई है, समवन इज रिकमेंडिंग दिस बुक, तो क्या ये लेनी चाहिए, राइट। बुक्स का टेम्पटेशन बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना। इसी तरीके से नोट्स का भी बहुत ज्यादा होगा, और स्पेशली टेलीग्राम आने की वजह से तो ये बहुत ही बढ़ गया है, राइट। इसके नोट्स भी अवेलेबल है, उसके नोट्स भी अवेलेबल है, तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा इंटरनल कंट्रोल रखना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट कंट्रोल इनिशियली, तो क्या करो, एटलीस्ट इफ इवन इफ यू कम अक्रॉस समथिंग कि ये मुझे तो इम्पोर्टेंट लग रहा है, शायद मेरे नोट्स में कवर्ड नहीं है, या शायद मैं जो बुक्स फॉलो करूंगा उसमें कवर्ड नहीं है, तो एटलीस्ट कंसल्ट योर मेंटर। ही विल टेल यू दैट whether this thing is covered or has been taken into account in your regular sources or not, right? Otherwise duplication of efforts बहुत ज्यादा होगा,
आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ अच्छी तरीके से तैयारी है, बट एज इट इज सेड ना, देयर आर नो फ्री लंचेस। वही यहाँ पे काम होगा। आप सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, टाइम है, मैं पढ़ रहा हूँ, बट आपका ऑप्शनल का प्रिपरेशन, आपका एस्से का प्रिपरेशन, आपका आंसर राइटिंग का प्रिपरेशन, वो कॉम्प्रोमाइज होता जाएगा और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। राइट, ये ऐसा, इट्स लाइक कि कभी कभी यूपीएससी में हम इतना डीप चले जाते हैं कि हम सेल्फ एनालिसिस ही भूल जाते हैं। आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे 10 घंटे 15 घंटे, बट आप 10 मिनट रिफ्लेक्ट भी नहीं करोगे। राइट, कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ भी हूँ या नहीं हूँ। राइट, तो ये चीजों को ध्यान रखना। सिमिलरली फॉर मेन वी हैव टू इंश्योर कि हमें हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे कट ऑफ से 50-60 नंबर ऊपर आ जाए, 70 नंबर ऊपर आ जाए। राइट, लेट्स से एवरेज कट ऑफ 800 के आसपास जा रहा है ऑन एन इजियर साइड ऑफ, लेट्स से। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो कि हमारे 870 880 नंबर बन जाए। राइट, दिस इज नॉट द, आई एम नॉट गिविंग यू एनी फिक्स नंबर, बट लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड। राइट, ठीक है, तो 880 नंबर कैसे मुझे अचीव करने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना है। शायद मुझे ऑप्शनल में 270 280 मिनिमम चाहिए, उसकी मेहनत आपको अपने एंड पे इंश्योर करनी होगी। राइट, प्लस मुझे एसए में 130 140 नंबर चाहिए, 120 से 140 150 तक चाहिए। 120 इज एवरेज, 150 इज बेस्ट। राइट, 130 35 इज डिसेंट। राइट, प्लस अब उसके बाद बचता है मेरा जीएस। मुझे जीएस में 400 से 450 के बीच नंबर चाहिए। राइट, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कि हर जीएस पेपर में मुझे ऑन एन एवरेज 110 नंबर चाहिए। राइट, 105 नंबर चाहिए। हाउ विल आई गेट इट? आई विल गेट इट व्हेन आई अटेम्प्ट डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ गुड मैनर। लेट्स से 14-15 क्वेश्चन में बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन में ठीक ठाक अटेम्प्ट कर रहा हूँ, एज इन यू कैन से एवरेज और जस्ट अबव एवरेज। राइट, और 2 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जिसमें आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली कि मुझे कोई 1.5 या 2 नंबर दे दे बस। राइट, नॉट मोर देन दैट। इस चीज को, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। राइट, कि मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मुझे 105 110 115 नंबर लेके आने, और एवरेज। राइट, आई एम सेइंग अबाउट एवरेज, क्योंकि होगा क्या, किसी में आपके 90 आएंगे, 95 आएंगे, और किसी में हो सकता है आपके 120 125 भी आए। राइट, बट एवरेज 110-15 ही रहने वाला है। राइट, तो इस चीज को ध्यान में रख के कि इस इतने नंबर लाने के लिए मुझे क्या चाहिए। राइट, अभी आप, होगा क्या, अभी आप सोचेंगे कि जीएस में 440 लाने हैं, मतलब मुझे वो चीज भी पढ़नी है, वो चीज भी पढ़नी है, वो चीज भी पढ़नी है, पढ़नी है, बट मोर देन रीडिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि आप क्या उस चीज को पेपर पे लिख पा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। राइट, क्योंकि जो आपके एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको नहीं पता है कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। ही विल ओनली नो यू थ्रू योर आंसर। राइट, तो मेंस का जो सोर्सेज है, जो आपका रीडिंग मटेरियल है ना, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना, इस पेस पे इंक्रीज करना कि आप उस चीज को प्रोसेस कर पा रहे। राइट, प्रोसेस इन द सेंस कि हाँ, आप उस चीज को एक्चुअली पेपर पे भी उतार पा रहे। राइट, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही फिक्सेटेड होके पढ़ना है कि अगर तो ये मैं पेपर पे उतार पाऊंगा तो ही मैं पढ़ूंगा, बट जनरली लेट्स से अगर आप 10 चीजें पढ़ रहे हो, तो ट्राई करनी है कि 7 से 8 चीजें आई एम एबल टू रेप्लीकेट ऑन पेपर। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ तो 60 चीजें रहे हो, बट आप रेप्लीकेट सिर्फ 5 ही कर रहे हो, उसका कोई मतलब बनने नहीं वाला है। आपका मेंस का प्रिपरेशन बहुत बुरी तरह हैम्पर हो जाएगा। राइट, फिर होगा क्या, प्रीलिम्स भी फंसेगा, मेंस भी फंसेगा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस फंसेगा, या फिर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा। राइट, थोड़ा सा क्या, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल जोश रहता है। राइट, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, बट
एक ब्रॉड अगर चीज आइडिया दिमाग में हो तो एटलीस्ट हम एक ओवरऑल सही डायरेक्शन में रहते हैं, राइट। कि कुछ पिटफॉल्स रहते हैं प्रिपरेशन में जनरली, कि जो नया बंदा स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हम हर किसी को कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये टॉपर टॉक में जो बताया क्या वो सही है या नहीं सही है, राइट। तो उसी कारण हम गलतियां भी बहुत सारी करते हैं और हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं। यस, वो जरूरी है, बट इट इज बेटर कि आप किसी एक बंदे पे ट्रस्ट करें, किसी दो बंदे पे ट्रस्ट करें हु इज एक्सपीरियंस इन हिमसेल्फ, राइट। और उसके अकॉर्डिंग आप चले। अगर आपको लग रहा है 1-2 महीने में आपको पता भी लगने लगेगा कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड अगर जिसने आपको गाइड किया, ठीक से गाइड किया, तो यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस सम चेंज, राइट। ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्टैग्नेंट है, 2 महीने बाद भी कुछ फर्क नहीं आया, तो कंसल्ट द मेंटर। सर मुझे ऑनेस्टली आई एम नॉट फीलिंग एनी चेंज इन माई सेल्फ। देन वी विल सी कि आपके एंड पे क्या कमी रही है। हो सकता है कि आपने नंबर ऑफ आवर्स पुट इन ही नहीं किए, आप 2 ही 3 घंटा पढ़ रहे थे। हो सकता है आप सोर्सेज में कंफ्यूज होकर रह गए, राइट। हो सकता है आप ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हैं या ठीक से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा बी हम्बल इन दिस प्रोसेस, ठीक है। इफ समवन इज गाइडिंग यू, टेक दैट गाइडेंस विद अ बिट ऑफ फेथ, राइट। कि हाँ शायद जो कोई बता रहा है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन ऑलरेडी टेस्टेड, राइट। एंड व्हाई बीइंग हम्बल इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप हम्बल नहीं होंगे तो एट एवरी सेंटर एंड एवरी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन योर ईगो विल क्लैश with your let's say you want to ask some question but your ego will say that no, this is a very easy question, how can I ask it, and how what will other think of it, right। ये सोचना नहीं है। अगर 1 साल हम्बल रह गए तो दैट विल इंश्योर कि आप इसी साल में इसको क्लियर कर जाएंगे, वरना क्या होगा कि आप यू विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग, एंड होगा क्या, अगर आप फर्स्ट हाँ, साहिल आई थिंक आप म्यूट हो गए हैं। यस सर, यस, I was audible till 1 minute before, no? यस, यस, यस। हम्बल वाला पूरा का Right, पूरा था वो। हाँ, right. So what I was saying कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछ रहे हैं ना, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं ना, तो वो एक एडेड प्रेशर रहेगा कि अब तो मैं फोर्थ अटेम्प्ट में हूँ, मैं तो सिक्स्थ अटेम्प्ट में हूँ, लास्ट अटेम्प्ट में हूँ, अब मैं किसी से कैसे पूछूं, राइट। तो इन चीजों को ध्यान ध्यान में नहीं रखना है, बी हम्बल, ईगो को साइड में रखना है, और जो भी दिमाग में क्वेश्चन आता है उनको पूछ लो, राइट। जैसे सर ने बताया था कि उन्हें कोलकाता नहीं पता था, राइट। ऐसे हर बंदा जो स्टार्ट कर रहा होता है उसे कुछ ना कुछ चीजें लगती हैं कि मुझे नहीं पता। एज एन एग्जाम्पल आई वुड शेयर विद यू सर, जैसे ये जब पे कमीशन आया था तो इट वाज सेड कि उसके आने से फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ेगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, राइट। फॉर 2-3 मंथ मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बढ़ेगा, और मुझे इंटरनली ऐसा लगता था कि कमीशन को ना, पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा आएगा, मान लो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि 2-3 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा, राइट। मुझे ये नहीं पता था कि दे आर रिकमेंडिंग कि मतलब वहां से अलग अलग लोगों की सैलरीज और अलाउंसेस बढ़ाने हैं, तो उसमें हजारों करोड़ का खर्चा आएगा, राइट। एंड क्योंकि मेरे अंदर एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट फीलिंग इनफ कॉन्फिडेंट कि मैं किसी को बाहर पूछ पाऊँ, राइट, कि ये पे कमीशन के आने से कैसे ये फिजिकल डेफिसिट पे फर्क पड़ रहा है। तो मैंने पूछा नहीं था, and मुझे 2-3 महीने लग गए थे ये समझने में कि कैसे पे कमीशन इफेक्ट कर रहा है इस चीज को, राइट। तो हम्बल रहना है, ईगो को बीच में नहीं आने देना है, टिल द टाइम यू आर प्रिपेयरिंग, राइट। ओवर एस्टिमेशन नहीं करना है जितना टाइम अवेलेबल है। आई हैव सेड कि टाइम एडिक्वेटली अवेलेबल है, ना ज्यादा है ना कम,
ना वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम है, ना वेस्ट करने के लिए, ना बिल्कुल ही ऐसा है कि आप लगे ही रहो सारा दिन, राइट? एंड दिस कोर्स फोकसेस ऑन ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, कि आपको ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है, 2 क्वेश्चन डेली लिखने हैं, राइट? कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। उसका कारण यही है कि नंबर 1 कि आपका मोटिवेशन बना रहे, रेजिस्टेंस ना ज्यादा है। नंबर 2 जो चीजें धीरे धीरे की जाती है, they have a higher chance to be ingrained in a subconscious and they have a higher chance to be replicated on your OMR sheet in prelims and your main sheet, right? In mains, right? So these are the points I wanted to discuss. Plus हिंदू के जैसे सर ने कहा कि हिंदू पढ़ना है, ये उसमें इनिशियली बहुत टाइम लगेगा, राइट? और इनिशियली ये सोचना नहीं है कि ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो छोड़ देता हूँ, राइट? हिंदू को ना इट्स लाइक कि बस आपको पकड़ के रखना है 10-15 दिन। अगर 15-20 पेजेस में से एक पेज भी समझ नहीं आ रहा है, एक न्यूज भी समझ नहीं आ रहा है, तो भी जस्ट बी इन द प्रोसेस, उसको पढ़ते रहो। और ऑब्जेक्टिव शुड बी कि मुझे अगर आज 5% हिंदू समझ में आए तो मुझे कल 6% आए, राइट? कल उससे अगले दिन 10% आए, राइट? मतलब है कि आफ्टर 1 मंथ इट्स लाइक कि मैं 30-40-50% हिंदू मुझे समझ में आने लग गया, राइट? वरना क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आएगा। हिंदू इज दैट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर, वो अच्छे अच्छों को डिमोटिवेट कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल रहता है हर एस्पेक्ट में। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी का आई कैन गिव यू 2 एग्जांपल, राइट? देयर इज वन स्टूडेंट हु आई एम करंटली मेंटरिंग। शी वाज लाइक कि सर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पा रही हूँ, 8 घंटे क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ, एंड शी इज जस्ट not more than 2 months away from her prelims. So at this point of time, there were 2 options. या तो give her too much stress कि आपको तो पढ़ना ही है 10 घंटे 15 घंटे, और there were option कि उसको gradually improve कराया जाए, right? So what I told her कि आप 8 घंटे ना पढ़ो, मतलब जस्ट ट्राई कि आप मतलब आप 10 घंटे ना पढ़ो, 12 घंटे ना पढ़ो, जस्ट ट्राई कि 8 घंटे और 15 मिनट आपको पढ़ना है अगले 2 दिन के लिए। उससे अगले 2 दिन आपको 8.5 घंटे पढ़ना है, राइट? एंड शी मैनेज दैट, एंड टुडे इज शी सक्सेसफुली डूइंग बिटवीन 9 and 9.5 hours, राइट? और अभी भी टाइम है, शी विल ग्रेजुअली पेस अप, लेट्स से between 11 hours 12 hours, or that is more than enough, right? Another student was he was in mains batch, answer writing batch. He was like कि सर मैं लिख तो रहा हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इम्प्रूव कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि वो लिख रहा था बट उसको भी ऐसा ही था कि सर मैं इसमें ना तो डेटा डाल पा रहा हूँ, ना इतना कुछ बताया जाता है, फ्लो चार्ट डालो, ये डालो, वो डालो, राइट? सर मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। दिस वाज आई गेस ओनली 5th-6th डे आफ्टर द राइटिंग had started, राइट? सो आई एडवाइज्ड हिम, सॉरी, कि जस्ट बी इन द प्रोसेस, 5-6 दिन और प्रोसेस में रहो, फीडबैक्स जो मिल रहे हैं उनको ग्रेजुअली फॉलो करते रहो, एंड यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। एक्चुअली होता क्या है, मेंस और स्पेशली इन मेंस हमारा जो प्रोग्रेस होता है ना, थोड़ा सा पहले बहुत स्लो रहेगा, राइट? इट्स लाइक बिल्कुल स्टैग्नेंट रहेगा, हो सकता है नेगेटिव भी रहे, बट जब वो इम्प्रूव होने लगेगा ना, तो वो मोर और लेस एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इम्प्रूव होता है, राइट? देन व्हाट होगा क्या कि यू विल गेट द हैंग ऑफ थिंग्स, एंड वंस यू गेट द हैंग ऑफ थिंग्स, आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत रैपिड होगी, राइट? तो एंड ही स्टेड इन द प्रोसेस फॉर 10 days। अगले दो मतलब दो 11th डे 12th डे 13 डे से ही स्टार्टेड टू फील कि हाँ इम्प्रूव हो रहा है, एंड ही वाज amongst the consistent students who wrote for around 25 to 28 days out of 30 days, and he immensely benefited from the course, right? Matlab, he has taken his answer writing from level 1 to level 3. Let's say level 5 is the ultimate level. He has taken his answer writing from level 1 to level 3, right? Abhi bhi he has adequate time, and but at least he is satisfied कि हाँ मैं बहुत improve किया है,
इमेजिन अगर वो छोड़ देता 5वें दिन ही, 6ठे दिन ही, या तो ये सोच के कि मुझसे नहीं होने वाला है, या फिर ये सोच के कि ये तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, मुझे तो बहुत तेजी से इम्प्रूव करना है, तो होगा क्या, होता क्या, वो 6ठे दिन छोड़ देता उस चीज को, राइट। उसका रिजल्ट क्या होता कि ही वुड नॉट हैव स्ट्रेच टिल डे 26 और डे 28, राइट। एंड आज भी वो लेवल 1 पर ही बैठा होता, राइट। So these were the some things which I wanted to convey. Right, moreover, all the things were conveyed by Puneet sir, but these were some things I wanted to convey. If someone has some doubt, any doubt, so he can ask me, he or she can ask me. सर न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ हमें ये जो डेली एनालिसिस आता है वो पढ़ना है या नहीं? अभी कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है। मोर ओवर डेली एनालिसिस का मतलब है कि I hope you are talking about the videos which come, right? नहीं वीडियो नहीं सर, जो ब्लॉग आता है, लाइक बायजूस का जो ब्लॉग आता है। हाँ, that is what I'm Just give me saying. a second. Sir, just give me a second. Right.